आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है तान्या और मेरे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो आज हम बात करने जा रहे हैं सदी के सबसे महान साइंटिस्ट एल्बर्ट आइंस्टीन की। पार्ट 1 मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। आज हम पार्ट 2 की बात करेंगे इनकी बायोग्राफी के बारे में। तो देखिए, अभी तक हमने क्या देखा, जो मैंने पार्ट 1 में भी डिस्कस किया है कि इनका जन्म 14 मार्च 1879 में होता है और फिजिक्स मैथ्स में तो इनको महारत हासिल होता है, पर कुछ सब्जेक्ट्स में ये काफ़ी वीक होते हैं। उसके बाद इनका एडमिशन ज्यूरिच पॉलिटेक्निक में होता है। वहाँ ये मिलते हैं मिलेवा मैरिक से, जो फ्यूचर में इनकी वाइफ बनती है, बट कुछ समय बाद किसी रीज़न से इनका तलाक हो जाता है। तो शुरुआत में इन्होंने बहुत स्ट्रगल किया क्योंकि इनकी शादी जल्दी हो गई थी, 22-23 साल की उम्र में ही। तो इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ गई थी। तो एक तरफ तो इनको अपना घर देखना था, दूसरी तरफ अपना करियर संभालना था। तो शुरू में इन्होंने एज अ क्लर्क भी जॉब की, लेकिन 1905 ऐसा साल आया जो एक तरह से मिरेकल ईयर साबित हुआ इनके लिए। कैसे? इन्होंने इस साल 4 पेपर पब्लिश किए थे। पहला था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, दूसरा ब्राउनियन मोशन, तीसरा स्पेशल रिलेटिविटी जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और चौथा इक्विवेलेंस ऑफ मास एंड एनर्जी। और जो तीसरा पेपर है स्पेशल रिलेटिविटी, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि आज इसी थ्योरी की वजह से हम जीपीएस चला रहे हैं और हो सकता है आने वाले टाइम में हम टाइम भी ट्रेवल कर लें, और ब्लैक होल्स को भी हम इसी से समझ रहे हैं। तो इसीलिए ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। देखिए, हो सकता है कि 11th-12th में एसटीआर ना पढ़ी हो, क्योंकि तब तक हम क्लासिकल मैकेनिक्स मतलब न्यूटन की मैकेनिक्स पढ़ रहे होते हैं। लेकिन जैसे जैसे हमारी क्लास आगे बढ़ती जाती है वैसे वैसे हम इसे जानते हैं। तो आज हम इस पर बात करेंगे और मैं आपको समझाऊंगी कि ये क्या होता है। तो देखिए, क्या है कि आइंस्टाइन जो है वो अपनी पीएचडी कंप्लीट कर लेते हैं और उनका जो डेजर्टेशन का टॉपिक होता है वो होता है अ न्यू डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर डायमेंशंस। इस पर होता है, ठीक है। तो पहले मैं डिस्कस करूंगी इनका पहला पेपर जो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फिर ब्राउनियन मोशन, फिर थर्ड वन एंड देन द फोर्थ वन। तो पहला पेपर क्या बताता है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट मतलब इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन व्हेन अ लाइट ऑफ सुटेबल फ्रीक्वेंसी फॉल्स ऑन इट। मतलब क्या है कि अगर कोई मेटल सरफेस है और कोई सुटेबल फ्रीक्वेंसी की लाइट इस पे फॉल करती है तो क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स का इजेक्शन होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स एमिट होते हैं। और काफ़ी टेक्नोलॉजीज, नैनो टेक्नोलॉजीज और सोलर पैनल्स हम इसकी मदद से ही समझ रहे हैं। अल्टीमेटली व्हाट इज एनर्जी? एनर्जी क्या है? E इज इक्वल्स टू mc²। मतलब जब आप लाइट की स्पीड को टेंड करेंगे ना, तो पूरा का पूरा जो मास है वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। एंड व्हाट इज मास? मास इज व्हाट? क्वांटिटी ऑफ मैटर। फिर आगे मैटर क्या है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो न्यूक्लियस के अंदर होते हैं और इलेक्ट्रॉन लगातार रिवॉल्व करते रहते हैं और उनसे निकलती है एनर्जी। तो इलेक्ट्रॉन की हम स्टडी कर रहे हैं और इसी इलेक्ट्रॉन की वजह से पूरी दुनिया की टेक्नोलॉजी चल रही है, मतलब इंटरनेट हमारा, ठीक है। तो साइंटिस्ट हमेशा ना ये देखते रहते हैं कि इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट पोजीशन उनको पता लग सके, पर अब तक ये पता नहीं लग सकी क्योंकि हेज़नबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है, और इन्हीं पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन की स्टडी को हम कहते हैं क्वांटम मैकेनिक्स। और ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि क्वांटम मैकेनिक्स में आइंस्टाइन का बहुत ही बड़ा हाथ है। इनका जो सेकंड पेपर है ब्राउनियन मोशन। तो ब्राउनियन मोशन क्या है? जिगजैग मोशन ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है। तो वो होता है हमारा ब्राउनियन मोशन। और अब हम थर्ड पेपर के बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं कि क्या होता है, मैं आपको समझाऊंगी। ये इतना बड़ा पेपर था। क्यों था ये इतना बड़ा पेपर? क्योंकि इस पेपर ने पूरी फिजिक्स को ही बदल दिया, इवन पूरी दुनिया को ही बदल के रख दिया था इस पेपर ने। क्योंकि इससे पहले क्या था कि इसाक न्यूटन ने क्लासिकल मैकेनिक्स की स्थापना की थी।
क्लासिकल मैकेनिक्स में सब कुछ एब्सोल्यूट बताया गया था इनके द्वारा, ठीक है। तो जो टाइम जो है, जब भी स्पेस टाइम, स्पेशली टाइम की बात करें तो ये सब एब्सोल्यूट माना गया। मैटर का कोई खास इफेक्ट टाइम पर नहीं पड़ता, ये इन्होंने बताया, ठीक है। बट रिलेटिविटी ने बोला कि सब कुछ गलत है, हर चीज़ मोशन में है, जो कि उसके बिल्कुल अपोजिट बता रहे थे वो। जैसे अर्थ जो है वो सन के चक्कर काट रहा है, सन जो है वो गैलेक्सी के चक्कर काट रहा है, गैलेक्सी मूव कर रही है, हमारा यूनिवर्स एक्सपैंड कर रहा है। तो इसका मतलब सब कुछ मोशन में है, हर एक चीज़ मोशन में है, हर एक चीज़ एक दूसरे के रिलेटिव है। तो अगर मुझे आपको समझाना हो हर एक चीज़ कैसे रिलेटिव है, तो मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझाऊंगी। फॉर एग्जाम्पल, दो इंसान हैं, ए और बी मान लीजिए, ठीक है। तो मुझे एक की वेलोसिटी निकालनी है, तो दूसरे के रिस्पेक्ट में ही निकालेंगे ना हम, मतलब या तो बी ए के रिस्पेक्ट में या फिर बी के रिस्पेक्ट में। तो एसटीआर बोलती है कि टाइम एब्सोल्यूट नहीं है, मतलब टाइम का इफेक्ट मैटर पर पड़ता है। यानी जब भी स्पीड ऑफ लाइट आती है, अगर उस पर हम ग्रेविटेशनल इफेक्ट अप्लाई कर दें तो वो लाइट बेंड हो जाएगी, ठीक है। और अगर लाइट बेंड हो रही है तो स्पीड का रिलेशन देखो टाइम से होता है, तो टाइम इफेक्ट होगा। देखिए एसटीआर बेसिकली क्या है? एसटीआर बेसिकली है ग्रेविटेशनल इक्वेशन। वैसे तो दो थ्योरीज हैं, एक है जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और दूसरी है स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। जो जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है वो बताती है कि हर चीज़ मोशन में है, और जो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है वो बताती है लेंथ कॉन्ट्रैक्शन, मास का कॉन्ट्रैक्शन, टाइम डायलेशन, वो इन सब चीज़ों को एक्सप्लेन करती है, ठीक है। तो न्यूटन के आइडिया को ओवरथ्रो करके एक नई थ्योरी बना दी थी, जिसमें ये बताया गया कि जो टाइम, लेंथ और मास, ठीक है, जब भी ग्रेविटेशनल फील्ड हम इन पर अप्लाई करेंगे ना, टाइम पर, लेंथ पर और मास पर, तो ये सब चेंज होंगे, मतलब मोशन में। तो दुनिया के देखिए हम सारे डायमेंशनल फॉर्मूले, मतलब मास, लेंथ और टाइम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो दुनिया में है ही क्या? एनर्जी। एनर्जी ही तो है। और ये एनर्जी कहाँ से आती है? देखिए जो वर्क है ना, मतलब डिसिपेट होता है एनर्जी में, मीन्स वर्क इज इक्वल्स टू व्हाट? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो ये होती है एनर्जी। अब देखिए जो सी है ना, सी इज इक्वल्स टू क्या होता है, आप सभी को पता है, 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड, ये होता है। तो हम इसे कैसे लिखते हैं अगर आपको पता हो तो? C इज इक्वल्स टू E/B, मतलब ये क्या है हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ये क्या है हमारी मैग्नेटिक। तो इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहते हैं, क्योंकि ये इनका रेशियो है। देखिए यहाँ पर एक और बात है कि टाइम ट्रेवल कैसे होता है, आप सबके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा। तो ये कैसे होता है कि जैसे जैसे आप लाइट की स्पीड की तरफ अप्रोच करने लगते हैं, टाइम स्लो चलने लगता है। और यहीं पर न्यूटन ने गलत बोला था कि टाइम पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन आइंस्टीन ने ये कहा था कि पड़ेगा। और अगर आप एग्जैक्ट स्पीड ऑफ लाइट से मूव करेंगे तो टाइम रुक जाएगा, यानी टाइम रुक जाएगा अगर ऐसे किया तो हमने। देखिए मान लीजिए कि आप एक ट्रेन में बैठे हैं, ठीक है। तो वो ट्रेन चल रही है मान लो किसी स्पीड से, और अर्थ के चारों ओर हमने पटरियां बिछा दी हैं, और वो पटरियां चल रही हैं, वो लाइट की स्पीड से चल रही हैं, ये आपने ध्यान रखना है। और आप उसके अंदर बैठे हैं, तो जब आप बाहर निकलेंगे तो आपका टाइम तो बहुत स्लो चल रहा है ना, बाहर का टाइम तेज चल रहा है। तो जब आप बाहर निकलेंगे, जो 1 घंटा है ना, आपका 100 साल के बराबर होगा। तो इसका मतलब 1 घंटे बाद आप
फ्यूचर में पहुंच जाएंगे। ये है STR। देखिए, जो मैंने ये एग्जाम्पल लिया है ना, वो हाइपोथेटिकल है, जस्ट समझाने के लिए। देखिए, अगर लाइट की स्पीड एग्जैक्ट पहुंचने पर टाइम रुक गया, तो यानी कोई चीज़ लाइट की स्पीड से तेज चली जाए तो टाइम पीछे जाने लगेगा, यानी हम पास्ट में ट्रेवल कर सकेंगे। पर अभी तक ये प्रूव नहीं हो पाया है, यानी कोई भी पार्टिकल ऐसा नहीं है जो इस स्पीड से चल पाए। और अगर लाइट की स्पीड पर पहुंच गए तो क्या होगा? E इज इक्वल्स टू mc²। तो पूरा मास एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए, ये इक्वेशंस दी थी इन्होंने। टॉ इज इक्वल्स टू 1/√1 माइनस v² अपॉन c² मीन्स टाइम डायलेशन। सिमिलरली L इक्वल्स टू L0 अपॉन √1 माइनस v² अपॉन c²। M इक्वल्स टू m0 अपॉन √1 माइनस v² अपॉन c², वेयर m0 इज द रेस्ट मास। तो देखिए, जब ये पेपर आया था ना, तो काफ़ी बातें होने लगी कि इनको नोबेल प्राइज़ दो। काफ़ी सालों तो इनको मिला ही नहीं। वो क्यों नहीं मिला? ऐसा कौन सा साइंटिस्ट था जिन्होंने इनके नोबेल प्राइज़ मिलने में देरी करवा दी? तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं, अगर किसी को पता है कि ऐसे वो कौन से साइंटिस्ट थे जिनकी वजह से इनको नोबेल प्राइज़ मिलने में देरी हो गई। उसके बाद इनको बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ के ऑफ़र आए। कुछ में तो इन्होंने पढ़ाना शुरू किया, कुछ के एक्सेप्ट नहीं किए इन्होंने। तो 1916 के आते आते बहुत ही प्रेस्टीजियस पोजीशन मिल गई थी इनको, और इनको जर्मन फिज़िकल सोसाइटी के प्रेसिडेंट भी बनाया गया था। जी हाँ, प्रेसिडेंट भी इनको बनाया गया। और इतना गज़ब का इनका दिमाग था कि सारी दुनिया इनको अपने पास बुलाना चाहती थी। देखिए, एक इंटेलेक्चुअल लोग होते हैं जिसको ना हर चीज़ के बारे में थोड़ी थोड़ी नॉलेज होती है, इसलिए हमेशा सीखना चाहिए। तो एल्बर्ट आइंस्टीन उनमें से ही एक थे, बहुत इंटेलेक्चुअल पर्सन थे। साथ ही साथ इन्होंने हर ब्रांच में अपना कंट्रीब्यूशन दिया, एंड आई वुड से कि इन्होंने मैक्सिमम ब्रांचेस में अपना कंट्रीब्यूशन दिया। केमिस्ट्री में, सॉलिड स्टेट फिज़िक्स में। और स्टीफन हॉकिंस, जिन्होंने ब्लैक होल के बारे में समझाया, जो आज के टाइम में रिसर्च चल रही है, तो उसका बेस किसने दिया? एल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया उसका बेस। इन्हीं की इक्वेशन से तो समझ पा रहे हैं ये ब्लैक होल्स को हम। ठीक है, तो देखिए, एक्सपेरिमेंटली ये प्रूव हो चुका है कि इनकी थ्योरी एकदम सही है। GPS उसी पे चलता है। तो क्या होता है फर्दर इनकी लाइफ में कि जैसे जैसे इनका नाम चढ़ रहा था ना, दूसरी ही तरफ जो मिलेवा अमेरिकन की जो वाइफ थी, वो अंदर ही अंदर खुश नहीं थी, बहुत परेशान थी। वो क्यों थी? क्योंकि एल्बर्ट आइंस्टीन के कुछ पेपर में इनका बहुत बड़ा योगदान था, और वो सोच रही थी कि अगर वो उनका नाम लिख देते तो क्या हो जाता। तो धीरे धीरे ऐसे कुछ रीजंस की वजह से 1919 में इनका डाइवोर्स हो जाता है। ठीक है, और 1921 में इनको नोबेल प्राइज़ मिलता है। और किस वजह से इनको नोबेल प्राइज़ मिलता है 1921 में? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की वजह से इनको नोबेल प्राइज़ मिलता है। देखिए, फिर क्या होता है, US के ट्रिप्स करते हैं ये। तो कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी से ऑफ़र आते हैं इन्हें कि हमारे यहाँ पढ़ाओ, पर ये उसको इतना सीरियस नहीं लेते अनटिल हिटलर पावर में नहीं आता। ठीक है, जैसे हिटलर पावर में आता है तो एल्बर्ट आइंस्टीन को ये अंदेशा हो जाता है कि वो जर्मनी में रुक गए तो मार दिए जाएंगे, क्योंकि वो कौन थे? यहूदी थे, और उन्हें डर था कि हिटलर उन्हें ज़रूर मार देगा। इसलिए उन्हें जर्मनी छोड़ना पड़ा। और इज़राइल को बसाने में बहुत बड़ा योगदान है एल्बर्ट आइंस्टीन का। वैसे बेसिकली ह्यूमनिस्ट थे ये बहुत बड़े, एल्बर्ट आइंस्टीन। तो किस तरह से दुनिया को अच्छा बनाएं, ये बहुत सोचते थे ये। तो अब क्या होता है कि इन्हें भागना पड़ा। तो भागना पड़ा तो ये रेफ्यूजी बन गए, और हो सकता है हिटलर ना साइंटिस्ट को बचा कर रखता। तो जब उसे ये पता चला
कि वेपन बना सकते हैं, ये वर्ल्ड वॉर टू के दौरान जो उसकी किस्मत बदल देगा। और उस वेपन का नाम था एटम बॉम्ब। तो जब हिटलर को पता चला तो बहुत टसल हुआ। ये छोड़ना ही नहीं चाहते थे घर को, पर कंडीशन ऐसी थी तो क्या करते, इन्हें घर छोड़ना पड़ा, इसीलिए ये रेफ्यूजी कहलाए। जो उनके प्रोपेगेंडा मिनिस्टर थे ना, इन्होंने तो बहुत ही घटिया काम किया था। जितने भी ज्यूइश अपना पैसा इकट्ठा किए हुए थे ना, और जितने भी इंटेलेक्चुअल थे, उनको मारना चाहते थे ये। फिर एल्बर्ट आइंस्टीन यूएसए आ गए और वहाँ की सिटीजनशिप को एक्सेप्ट कर ही लिया फाइनली, और वहाँ पढ़ाने लगे। अब बात आती है वर्ल्ड वॉर टू की। तो एटम बॉम्ब की ना मानो कि रेस शुरू हो गई। तो जर्मनी पहले बनाएगा या यूएसए पहले बनाएगा। तो क्या होता है कि जर्मनी के साइंटिस्ट ने ऑलरेडी ये बता दिया कि ऐसा वेपन बना सकते हैं जो सारी दुनिया को बर्बाद कर देगा। तो हिटलर ये जान के बहुत खुश होता है, कहता है जल्द से जल्द बनाओ। पर यूएसए वालों को ने क्या किया, वो उन्होंने इससे भी पहले बना लिया। मतलब जर्मनी वालों से पहले यूएसए वालों ने एटम बॉम्ब बना लिया। पर क्या हुआ, बाद में जिस साइंटिस्ट का योगदान था ना इसको बनाने में, उनको बहुत पछतावा हुआ कि उनको ना ये बनाना नहीं चाहिए था एटम बॉम्ब। क्योंकि अमेरिका ने उसी एटम बॉम्ब को यूज़ कर लिया था जापान के खिलाफ, और लाखों लोग मारे गए थे उस समय। तो जब आइंस्टीन को ये बात पता चली ना, तो जर्मनी में कुछ हो रहा है बॉम्ब बनाने के लिए, तो इन्होंने प्रेसिडेंट को लेटर लिखी कि कुछ करिए, आप इन सब चीज़ों को रोकिए। और इन्होंने ये लाइन भी बोली, एल्बर्ट आइंस्टीन ने, कि वॉर एक तरह की बीमारी है, वॉर वॉज अ डिसीज़ एंड ही कॉल्ड फॉर द रेजिस्टेंस टू वॉर, और हमें इससे बचना चाहिए, ये बोला था इन्होंने उस समय। अल्टीमेटली क्या होता है कि अमेरिका की जीत होती है। उन्होंने ये वेपन बनाया और जापान पे फोड़ दिया, और उस साइंटिस्ट ने बहुत ही रेग्रेट किया था इस बात पे। देखिए, बाद में एल्बर्ट आइंस्टीन की डेथ हो जाती है 17 अप्रैल 1955 को। और क्या है कि लोगों ने बहुत एडमायर किया इन्हें, और बच्चों से बहुत ही ज़्यादा प्यार था इन्हें। तो अवॉर्ड इन्हें न्यूमरस मिले हैं इनकी लाइफ में, और हम इनके शुक्रगुजार हैं कि इन्होंने दुनिया को बदल दिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड फॉर सम मोर वीडियोज़। थैंक यू सो मच।